तो समस्त विद्यार्थियों को मैं सूचित करता हूँ कि आइए हम सब लोग हिंदी विषय में आरोह नामक पुस्तक क्लास 12th के लिए कुछ उपयुक्त सामग्री लेके उपस्थित हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आरोह नामक पुस्तक से जो पद्य भाग है, पद्य भाग में जो दूसरा लेसन है पतंग नाम का लेसन, उसको लिखने वाले हैं आलोक धनवा जी। आलोक धनवा जी के बारे में कुछ परिचय प्राप्त कर लेते हैं और इस शुभ कार्य के प्रारंभ में ही माता सरस्वती जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों के मन मस्तिष्क को माता सरस्वती जी इतना एकाग्रचित रखेंगे कि आप अपने अध्ययन में सफल होंगे, हम अपने अध्यापन में सफल होंगे, हम दोनों का अध्ययन और अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से चल सकेगा। यह है आलोक धनवा जी की वह इमेज है जो पुस्तक में आपको प्राप्त होती है। आलोक धनवा जी से आप बाई फेस, चेहरे से आप परिचय हो लीजिए। और आलोक धनवा यह नाम है आपके कविता के संपूर्ण कर्ता। आलोक धनवा कृत पतंग नामक कविता। आलोक धनवा आलोक धनवा जी जो आपके पतंग नामक शीर्षक के कवि हैं, इनका जन्म सन 1948 ईस्वी में मुंगेर, जो कि बिहार नामक प्रदेश के अंतर्गत आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां दूसरी रचना, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्ध हो गए। दुनिया रोज बनती है, यह एक और रचना इनकी मिली। जैसा कि आपने अभी सुना, बिहार में इनका जन्म हुआ और जो व्यक्ति जिस जगह पे जन्म लेता है उस जगह की प्राकृतिक दशाएं, लोग, समाज, सारा कुछ उनके कविताओं अथवा रचनाओं में दृश्यमान होता है। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में जो कुछ भी घट रहा होता है, जो कुछ भी चल रहा होता है, वह ही साहित्य में उभर करके सामने आता है। परिवर्तन सिर्फ इतना भर होता है कि जो कवि या रचनाकार या ग्रंथकार अपनी रचना को संपूर्णता प्रदान करता है, वह अपने मन के भावों को भी उसमें पिरोता है, जिससे उसकी रचना उत्कृष्टतम बन के तैयार हो जाए। आइए हम बात कर लेते हैं आलोक धनवा जी को क्या सम्मान प्राप्त हुआ। सम्मान, अवार्ड क्या मिला? राहुल सम्मान, इनको राहुल सम्मान मिला। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान मिला। बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान भी इनको मिला। पहल सम्मान भी आपके आलोक धनवा जी को प्राप्त हुआ। इन्होंने एक चीज कही थी जिसको मैं विशेषतः आपके लिए बताने की कोशिश करता हूँ। आइए मैं मार्क कर दूं, अन्यथा आप पूरे का ध्यान देते रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप उस पॉइंट को ही पॉइंट आउट करें जहाँ पे मैं आपको ले चलना चाहता हूँ। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है? जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है? मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। मतलब प्रकृति के उस हर हसीन नज़ारे को परिदृश्यमान कर लेना है, देख लेना है, उसका आनंद ले लेना है, क्योंकि बगैर प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लिए व्यक्ति के अंदर सार्वभौमिकता उभर के नहीं आ सकती। व्यक्ति अकेला अगर सोचता रह जाएगा तो अकेले सोचने में उसे कुछ भी बेहतर नहीं मिलेगा। सीखना पड़ता है कि दुनिया में कहाँ कौन किस तरह का जीवन बिता रहा है, और उसी तरह व्यक्ति को अपना जीवन बिताने की प्रेरणा भी मिलती रहती है। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं, सोचिए क्या तारक क्रम है। नदियाँ समुद्र से मिलती हैं, स्वयं का मीठा जल समुद्र को अर्पित कर देती हैं और उसके खारे जल में स्वयं को भी खारा कर लेती हैं। लेकिन समर्पण, कितना विशिष्ट समर्पण है उनके अंदर कि वो इस मिलन से कभी भी हटती नहीं। अर्थात अगर देखा जाए
तो किसी प्रेम करने वाले का प्रेम करने वाले के प्रति केवल समर्पण होना चाहिए, पाने की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। नदियों को क्या मिलता है? कुछ नहीं, लेकिन वो संपूर्ण समर्पण समुद्रों को करती हैं और खारे जल वाली हो जाती हैं। अतः यह प्रेम का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है कि अंततः प्रेम में व्यक्ति का आप्लावित हो जाना, डूब जाना, घिर जाना और डूब जाने के बाद सर्व समर्पण कर देना और कुछ भी पाने की इच्छा न रखना। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे समर्पण वाले आपके कवि महोदय आलोक धनवा जी, इन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कविताओं की अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1900, आइए थोड़ा सा पीछे हो लेते हैं। 7वें 8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। देखिए, कुछ लोग होते हैं जैसे महाकवि माघ हैं। महाकवि माघ ने एक ग्रंथ रचा, जिस शब्द को जिस अर्थ के लिए प्रयोग किया दोबारा उस शब्द का प्रयोग नहीं किया, और वो उसी एक ही रचना के द्वारा इतने प्रसिद्ध हुए कि महान विद्वानों में उनकी गणना होने लगी। वैसे ही इन्होंने क्या किया कि गिनी चुनी रचनाओं के द्वारा अपार, अनलिमिटेड, बहुत अधिक लोकप्रियता लोगों द्वारा चाहे जाने लगे। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जबानी याद रहीं, इतनी प्रभावशाली रही। देखिए, जब कोई चीज़ दिल को छू जाती है तो वो अपने आप याद हो जाती है, अन्यथा याद भी करते रहिए तो वो चीज़ याद नहीं रह जाती बल्कि भूलती है। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को इतना प्रभावित किया, कवियों को भी प्रभावित किया, कविताओं को भी प्रभावित किया। जब कवि प्रभावित होंगे तो उनकी कविताएं अपने आप प्रभावित होंगी। इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति यानी प्रसिद्धि के बावजूद या शायद उसी के वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक भाव में लेखन नहीं किया, बहुत अधिक नहीं लिखा। जितना लिखा वही प्रसिद्धि का कारण बन गया। ये बहुत बड़ी बात है। कभी आप पढ़ रहे हों तो कई घंटे पढ़ते रहने से बेहतर है कि कुछ ही समय पढ़ के अपने अध्ययन को बेहतरीन बना लीजिए। जब तक मन लग रहा है तब तक पढ़िए। जितने अपेक्षाओं के साथ लोग आपके साथ आते हैं उतनी अपेक्षाओं को पूरा करते हुए पढ़िए। आप अपने अंदर ऐसी जिज्ञासा जगाइए अध्याय के प्रति कि पढ़ना बेहतरीन हो जाए। कवि परिचय ही हम क्यों करते हैं? कवि परिचय इसलिए करते हैं कि कवि का परिचय जितनी गहनतम ढंग से हम किए हुए होंगे उतना ही उनकी कविताओं को समझेंगे, क्योंकि कविताएं इंडिकेशन है, केवल इशारा किया जाता है। उससे संबंधित सारी चीज़ों को आपको अपने दिमाग के जानकारी के अनुसार समझना पड़ता है। सन 72 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ। एकमात्र काव्य संग्रह दोबारा इन्होंने लिखा ही नहीं। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। देखिए, बिना परोपकार, कहते हैं बिन हरि भजन भगति नहीं हुई। शिव जी ने तो यहाँ तक कहा है बिन हरि भजन जगत सब सपना। अगर ईश्वर की भजन नहीं है, परोपकार की भावना नहीं है, आप ईश्वर के भक्त नहीं हो सके तो दुनिया की सारी चीज़ें होकर के भी आपके लिए स्वप्न जैसी होंगी। अरे भाई, ईश्वर में ध्यान नहीं होगा तो सारी कुरीतियाँ, सारे कुव्यवहार ही आपके अंदर होंगे। अगर ऐसे कुव्यवहार आपके अंदर होंगे तो निश्चित है आपके कर्तव्य, आपके घर पे सुख सुविधा की सामग्री पड़ी रह जाएगी, आप जेल का सेवन कर रहे होंगे। यह आपके दिमाग में स्थिरता ही कभी नहीं आएगी। रावण ने सोने की लंका का कभी आनंद नहीं लिया, सारी चीज़ें भरी हुई थी उसका आनंद नहीं लिया, बल्कि जिससे भी हो सका हर किसी से टक्कर ही लेता रहा। तो मुझे तो लगता है वो अपनी सारी संपत्ति को छोड़ करके दिमाग में केवल टक्कर टक्कर और टक्कर ही भरता रहा होगा। तो जीवन में उसको मिला क्या यार? कुछ नहीं मिला, केवल उसकी अपेक्षाओं ने उसको डुबा के रख दिया और अंततः वो नष्ट हो गया, लेकिन अपनी चीज़ों का कभी आनंद नहीं ले सका। ऐसे भी जीवन का क्या लाभ है? तो ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी सक्रिय रहे और सांस्कृतिक प्रोग्रामों में भी इन्होंने भाग लिया। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया। जमशेदपुर में जो अध्ययन मंडली थी उनका संचालन किया, उनको मार्गदर्शित किया, उनका अगुवा बने, उनको राह दिखाई, उनका पथ प्रशस्त किया। एक
हास्य व्यंग्य के रूप में जान लीजिए, ताकि कोई फिरकी ना लेने पावे और कॉल उसी को लगे जिससे बात करनी है। तो आइए आगे देखते हैं। जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। रंगकर्म तथा साहित्य, रंगकर्म डिजाइन बनाना, चित्र बनाने के जरिए बहुत कुछ कह जाना। देखिए, जो कविता कह के बहुत कुछ कह सकता है वो चित्र बना करके भी बहुत कुछ कह सकता है। कविता तो शब्दों से अपनी बातों को पूरा करती है, चित्रकर्म अपने केवल आकार से ही अपनी सारी बातों को पूरा करने में समर्थ हो जाता है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को बार बार देखते हैं और एक से अधिक बार देखने के बाद आपको आलोक धनवा जी के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। पतंग एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार एक पिता पुत्र बैठे थे, पुत्र पतंग उड़ा रहा था, पिता उसकी पतंग उड़ाने में मदद कर रहे थे। तो बेटा कहता है, पिताजी ये पतंग के गले में अगर ये डोर न बंधी होती तो आकाश की ऊंचाइयों को छूने में इसे कोई रोक नहीं पाता। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ और क्या बोलना चाहता हूँ। इसका एक भाव ये निकल रहा था कि बच्चा चाहता था कि अगर हम लोग अनुशासन से मुक्त कर दिए जाएं तो शायद हम लोगों की उन्नति और होगी, हम लोग स्वच्छंद होंगे। तो पिता का उत्तर निकला, पिता ने कहा, ठीक है पुत्र, आओ, इसका क्यों थ्योरी पढ़े, डायरेक्ट प्रैक्टिकल ही कर लेते हैं। अरे भाई, किसी चीज़ का विस्तार पढ़ने से बढ़िया है उसको करके देख लो, और करके देख लोगे उसका परिणाम मिल जाएगा, फिर तो उसमें दुविधा नहीं रह जाएगी। प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, जो चीज़ सामने है आंख के उसमें प्रमाण देने की ज़रूरत क्या है। हाथ कंगन तो आरसी क्या, हाथ में ही कंगन है तो उस कंगन में छुपा हुआ क्या है, सारा कुछ देखा जा सकता है। पढ़े लिखे को फारसी क्या, जब सारा कुछ पढ़ा लिखा ही है तो फारसी हो चाहे उर्दू हो, सारा पढ़ ही लेगा। विद्वान है तो जानकारी हो ही जाएगी। तो पिता के कहने पर बेटे ने पतंग की डोर को काट दी और पतंग झूमती हुई स्वतंत्र तो हो गई, जैसे दिल किया उधर दाहिने बाएं आगे पीछे खूब झूमी, और झूमती हुई 1-2 मिनट के अंदर आके पृथ्वी पे गिर पड़ी, और फिर उड़ने का साहस उस पतंग में नहीं रहा। पृथ्वी पे गिरने के पहले भी कई जगह टकराई अनियंत्रित होकर के, और उसने अपने उड़ने का साधन यानी उस कागज के, पतले कागज के स्वरूप को भी फाड़ लिया और वह कूड़े में चली गई। अर्थात अनुशासन विहीन होने के बाद व्यक्ति की हालत उस पतंग जैसी हो सकती है। अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो आपको कोई वाहन बेच दिया जाए, सबसे महंगा, सारी सुविधाओं से लैस हो, लेकिन उसके ब्रेक निकाल दिए जाए, उसका परिणाम जो होता है वही होगा। अनुशासन परम आवश्यक है, इसलिए हमारे जीवन में जिसकी आवश्यकता है उसको पूरा करना चाहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।